गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति और आज हम बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। जैसे कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं सारे साइकिल्स और सारे पाथवेज में, जैसे कि TCA साइकिल, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इनमें जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। इंटरमीडिएट्स जो कि केमिकल स्पीसीज प्रोडक्ट बनने से पहले फॉर्म होती हैं, कुछ टाइम के लिए, ड्यूरेशन बहुत कम होता है उनका, तो उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स की हेल्प से ही इन 20 अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नाइट्रोजन जो है इन पाथवेज में कैसे एंटर होता है, मतलब कि किस फॉर्म में एंटर होता है। ग्लूटामीन और ग्लूटामेट की फॉर्म में नाइट्रोजन इन पाथवेज में एंटर होता है। अब ग्लूटामेट और ग्लूटामिन की सिंथेसिस जो होती है, GS गोगेट पाथवे जो होता है, अमोनिया से या फिर अमोनियम से हमारे जो अमीनो एसिड्स बनने का प्रोसेस होता है वही होता है GS गोगेट पाथवे। इसमें जो है दो एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि द पाथवेज ऑफ 10 अमीनो एसिड्स आर सिंपल। जो पहले 10 अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। बट जो नेक्स्ट 10 होते हैं अमीनो एसिड्स, मतलब कि उनमें जो है एरोमेटिक रिंग होती है, इसीलिए उनका जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का या फिर बायोसिंथेसिस का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन बॉडी में जो भी अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे नॉन असेंशियल होते हैं। नॉन असेंशियल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, और जो असेंशियल वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो हम बाहर से लेते हैं, फूड से हमें मिलते हैं। तो इसीलिए वो क्या होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे कि मैं आपको नाम बता देती हूँ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स के। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में बन जाते हैं या फिर प्लांट की बॉडी में, ओके। तो ज़्यादातर प्लांट्स और बैक्टीरिया जो होते हैं टोटल 20 अमीनो एसिड फॉर्म कर सकते हैं, बट जो ह्यूमन बॉडी होती है टोटल 9 और 10 इतने ही अमीनो एसिड्स फॉर्म कर सकते हैं। और टोटल जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 11 में से भी जो दो होते हैं उनको कंडीशनली असेंशियल माना जाता है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो यही दोनों अमीनो एसिड जो होते हैं, जिनका नेम है सिस्टीन और आर्जिनिन, तो उनकी जरूरत पड़ती है उस टाइम पे, इसीलिए इन दोनों को हम कंडीशनली असेंशियल मानते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ जितने हैं, जैसे कि एलानीन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन, ये सारे क्या है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। और नेक्स्ट हमारे पास है असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स टोटल हमारे पास है 9, जो कि हमें फूड से मिलते हैं, ओके। देन इनका नेम, इनके जो नेम्स हैं वो हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। अब नेक्स्ट देखिए ग्लूटामीन बायोसिंथेसिस। ग्लूटामीन बायोसिंथेसिस में ग्लूटामीन की सिंथेसिस कैसे होती है। इसमें पहले अल्फा कीटोग्लूटरेट आएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या है, इंटरमीडिएट, जो कि TCA साइकिल में बनता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट प्लस अमोनियम एंड फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा NADPH, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। और एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, एल कीटोग्लूटरेट को अमोनियम के साथ रिएक्ट करके एल ग्लूटामेट में चेंज कर देगा, प्लस NADP प्लस, और वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। अब हमारे पास ग्लूटामेट आ गया। अब ग्लूटामेट से ग्लूटामीन कैसे बनता है। वैसे तो ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनने तक का 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जैसे कि पहले ग्लूटामेट ATP के साथ रिएक्ट करेगा। ATP क्या करेगा, ग्लूटामेट को फॉस्फोरिलेट कर देगा, और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ग्लूटामेट सिंथेटेज। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, अल्फा ग्लूटामाइल फॉस्फेट प्लस ADP
यहाँ पे रिलीज हो गया। अब अल्फा ग्लूटामाइल फॉस्फेट जो है जब अमोनियम आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में ग्लूटामीन बन जाएगा, प्लस एक फॉस्फेट जो वहां पे लगा था अल्फा ग्लूटामाइल फॉस्फेट में वो रिलीज हो जाएगा, प्लस प्रोटॉन्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। दिस इज टू स्टेप रिएक्शंस फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामीन फ्रॉम ग्लूटामेट। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्लूटामीन बायोसिंथेसिस। वैसे तो ग्लूटामीन और जो ग्लूटामेट की सिंथेसिस होती है वो जीएस गोगेट पाथवे में हो जाती है, और एक ये वाला पॉइंट भी है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट जो कि इंटरमीडिएट फाउंड होता है टीसीए साइकिल में, उससे भी इसकी फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट देखिए प्रोलीन बायोसिंथेसिस। प्रोलीन भी क्या है, एक अमीनो एसिड है जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जैसे कि ग्लूटामीन भी क्या था, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब प्रोलीन बायोसिंथेसिस में क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन जो होती है प्रोलीन की वो भी ग्लूटामेट से ही होती है, और ग्लूटामीन की भी सिंथेसिस जो है ग्लूटामेट से ही होती है। अब प्रोलीन में क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो हमारे पास ग्लूटामेट। अब अमीनो एसिड है, एक अमोनिया ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक एंजाइम है ग्लूटामेट काइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अब एटीपी का काम क्या है, एटीपी का काम यहाँ पे ये है कि एक जो कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है ग्लूटामेट में उसको फॉस्फोरिलेट कर देगा। तो एटीपी की हेल्प से फॉस्फोरिलेशन हो गई इस कार्बोक्सिल ग्रुप की, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, फॉस्फोरिलेशन। अब हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बना, फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, अल्फा ग्लूटामाइल फॉस्फेट। जो ये स्ट्रक्चर है अल्फा ग्लूटामाइल फॉस्फेट वो सेम ग्लूटामीन बायोसिंथेसिस में भी फॉर्म हुआ था। अब अल्फा ग्लूटामाइल फॉस्फेट जो है आगे जाके रिडक्शन में जाएगा। ओके, रिडक्शन किससे होगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट है NADPH प्लस प्रोटॉन्स, और किसमें चेंज हो जाएगा, ये रिएक्ट करके NADP प्लस। अब यहाँ पे फॉस्फेट जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा अल्फा ग्लूटामाइल फॉस्फेट से, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जब फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो गया तो वहां पे जाके कार्बोक्सिल ग्रुप के पास जाके एक ऑक्सीजन और फॉस्फेट जो है रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बना, ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड, ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड। अब सेमी एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, उनके पास कोई भी स्ट्रक्चर है जब उनके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COO। ओके, तो इस कंडीशन में इसको सेमी एल्डिहाइड बोला जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड साइक्लाइजेशन में जाएगा। साइक्लाइजेशन में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, और यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं है, नॉन एंजाइमेटिक ये रिएक्शन है। ओके, अब जो ये एरोमेटिक रिंग बनी है उसको क्या बोला जाता है, पायरोलीन। पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट। 5 कार्बोक्सिलेट का मतलब इसके 5th कार्बन पे जो है कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट। अब फिर इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन हो रही है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आगे काम करेगा NADP प्लस। ओके, NADPH प्लस प्रोटॉन्स, और किसमें चेंज हो जाएगा, NADP प्लस। यहाँ पे रिडक्शन हुई तो यहाँ पे क्या होगा कि एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा ये वाले स्ट्रक्चर में, पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट। तो ये किसमें चेंज कर देगा, इस स्ट्रक्चर को प्रोलीन में चेंज कर देगा। अब जब इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, ऊपर 4 होती है, तो उसके 4 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करने हैं तो वो 4 बॉन्ड्स बना लेगा, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है ऊपर 3 तो वो भी 3 बना लेगा, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन ऐड था 5th कार्बन पे तो वहां पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, और पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट से प्रोलीन बनने तक में
कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? पायरोलीन कार्बोक्सिलेट रिडक्टेज। ये है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोलीन एंड ग्लूटामिन बायोसिंथेसिस मैंने डिस्कस कर दिया था। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आर्जिनिन जो है एक अमीनो एसिड, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। पहले मैंने आपको बताया कि प्रोलीन और ग्लूटामिन की सिंथेसिस कैसे होती है, ग्लूटामेट से होती है। उनकी तरह ही सेम आर्जिनिन की सिंथेसिस भी जो है वो ग्लूटामेट से ही होती है। देखिए पहला हमारे पास क्या आएगा मॉलिक्यूल, ग्लूटामेट का आएगा। ग्लूटामेट जब कौन से एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है? ग्लूटामेट ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब ही ये होता है कि एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। और जो ट्रांस एसिटाइलेशन जो कर रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल, वो कौन सा कोएंजाइम है? एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए है। एसिटाइल कोए का मतलब क्या है? ऐसा कोएंजाइम जिसका काम ही क्या है? एसिटाइल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर करना। तो यही क्या करेगा एसिटाइल कोए एंजाइम? एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, ग्लूटामेट पे करेगा, मतलब कि बेसिकली ग्लूटामेट पे एसिटाइल ग्रुप जो है ट्रांसफर करेगा। और यूजिंग विच एंजाइम? ग्लूटामेट ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट का मतलब यहाँ पे एन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप था वहां पे जो है एसिटाइल ग्रुप जाके ऐड हो गया, तो इसीलिए हमने बोला एन एसिटाइल ग्लूटामेट। अब नेक्स्ट इसकी जो है एन एसिटाइल ग्लूटामेट की फॉस्फोरिलेशन होगी। अब फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, जो कि पहले प्रोलीन और ग्लूटामिन की जब सिंथेसिस हो रही थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है, तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट काइनेज। ओके, अब फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? एटीपी जो है एडीपी में चेंज हो जाता है और एक जो एटीपी का फॉस्फेट है वो जाके मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आया? एन एसिटाइल गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन हो जाएगी इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास NADPH, जिसका मेन फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करेगा? ये डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और प्रोटॉन्स को ये डोनेट करेगा। ओके, और NADP प्लस यहाँ पे कौन सी फॉर्म है इसकी? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को गेन करेगी, तब ये जाके रिड्यूस फॉर्म बनाएगी NADPH। ओके, अब यहाँ से जो है फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आया? एन एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड। सेमी एल्डिहाइड का मतलब मैंने आपको बताया था, जब सेमी एल्डिहाइड लिखा हो तो वहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक एसिटाइल ग्रुप होता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है सेमी एल्डिहाइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा एंजाइम अपना काम करेगा? अमीनो ट्रांसफरेज। अमीनो ट्रांसफरेज क्या करेगा? एक अमाइन ग्रुप जो है वो ट्रांसफर करेगा। ओके, कहाँ पे? जहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा था ना ऊपर वाले में, ऊपर वाले मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड, यहाँ पे जाके एक अमाइन ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। अमाइन ग्रुप NH3 ग्रुप ऐड हो गया यहाँ पे और क्या प्रोडक्ट बन गया? एन एसिटाइल ऑर्निथिन। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना? एन एसिटाइल ऑर्निथिन। ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। और एक और बात आप याद रखिए, यहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप मतलब कि सॉरी, यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप जो ट्रांसफर करता है ना वो हमारा ग्लूटामेट ही होता है, क्योंकि ग्लूटामेट से जो अमाइन ग्रुप निकालना बहुत ही इजी होता है, इसीलिए
जब ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो एक अमाइन ग्रुप जो है ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ओके, अब एन एसिटाइल ऑर्निथिन हमारे पास आ गया। एन एसिटाइल ऑर्निथिन की हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब इसमें वाटर ऐड होता है और जो एसिटाइल ग्रुप है यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, ऑर्निथिन। अब एन एसिटाइल ऑर्निथिन से ऑर्निथिन बनाने तक कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एन एसिटाइल ऑर्निथिनेज। अब ऑर्निथिन से आर्जिनिन बनने में 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहले ऑर्निथिन जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। ओके, कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल ट्रांसफरेज के साथ, जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल ट्रांसफरेज के साथ जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट हमारे पास सिट्रियोलिन आता है। जब सिट्रियोलिन जो है आगे जाके एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट ट्रांसफरेज, तो हमारे पास ट्रांसफरेज नहीं सिंथेटेज, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है, आर्जिनिनो सक्सिनेट। अब आर्जिनिनो सक्सिनेट जो है आर्जिनिन बनाएगा और प्लस फ्यूमरेट भी बनाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज। ओके, तो ये जो है ऑर्निथिन से आर्जिनिन बनने में 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोमाइल ट्रांसफरेज, ओके, और आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज और आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज। ओके, ये जो है इन्वॉल्व होते हैं। जो ये है यूरिया साइकिल के अंदर ऑर्निथिन से आर्जिनिन कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्योंकि जो यूरिया है, यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है बॉडी से, और आर्जिनिन जो है इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो अमोनिया जो है टॉक्सिक होता है। तो इसीलिए जो है अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आर्जिनिन जो है लास्ट में इसको जो है डिप्लीट किया जाता है और किसमें चेंज किया जाता है, यूरिया में चेंज किया जाता है, और यूरिया जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव होता है बॉडी से, बस इसीलिए। और ये जो 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं फिर दोबारा जाके आर्जिनिन को ऑर्निथिन में दोबारा से बना देते हैं। तो ये है बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन। अब आर्जिनिन की सिंथेसिस मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रीकर्सर फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीकर्सर का मतलब है जब कोई भी मॉलिक्यूल से 3-4 मॉलिक्यूल और बनते हैं, मतलब कि अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे प्रीकर्सर का काम कर रहा है। यहाँ पे इससे जो है 3 और अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से पहले सेरीन बनेगा, देन सेरीन से ग्लाइसिन बनेगा, देन ग्लाइसिन अलग बनेगा और सेरीन से दूसरे पाथवे में एक सिस्टीन बनेगा। ये जो तीनों अमीनो एसिड हैं तीनों के तीनों 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ही बनेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनता है, आर्जिनिन बनता है और प्रोलीन बनता है, वैसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सेरीन भी बनता है, सेरीन से ग्लाइसिन भी बनता है और सेरीन से ही सिस्टीन बनता है। अब चलिए स्ट्रक्चर पे चलते हैं। पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट है हमारे पास। फॉस्फोग्लिसरेट मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप है प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी 3-फॉस्फोग्लिसरेट की, ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है। यहाँ पे NAD प्लस NADH में चेंज हो गया, प्लस एक प्रोटॉन आयन यहाँ पे रिलीज हो गया। अब फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है ऐड कर देगा। ओके, हाइड्रोजिनेज का वही काम होता है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना, मतलब कि कौन सा मॉलिक्यूल बना, जब फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्ट किया तो 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना हमारे पास।
अब 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट की ट्रांस अमाइनेशन होगी। जब ट्रांस अमाइनेशन होती है तब एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने आपको बताया था जो अमाइन ग्रुप है वो ऐड होता है। यूजिंग विच मॉलिक्यूल, ग्लूटामेट से क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, क्योंकि ग्लूटामेट से जो अमाइन ग्रुप है वो काफी इजीली जो है रिमूव हो सकता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, फोस्फोसिरीन अमाइनो ट्रांसफरेज। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि अमाइन ग्रुप जो है ये ट्रांसफर कर रहा है एंजाइम। अब प्रोडक्ट में क्या बना हमारे पास, 3-फॉस्फोसिरीन बन गया। मतलब कि थर्ड वाले कार्बन के पास क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए क्या नेम है इसका, 3-फॉस्फोसिरीन। अब इसी 3-फॉस्फोसिरीन की हाइड्रोलिसिस होगी। अब हाइड्रोलिसिस हुआ और फॉस्फेट जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और इसमें हाइड्रोलिसिस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे इस स्टेप में, फॉस्फोसिरीन फॉस्फेटेज। अब फॉस्फोसिरीन फॉस्फेटेज की हेल्प से जो 3-फॉस्फोसिरीन है हमारे पास वो सिरीन में चेंज हो जाएगा। ओके, अब सिरीन जो है यहाँ पे ग्लाइसिन भी बनाएगा और सिस्टीन भी बनाएगा। अब देखिए हमारे पास सिरीन आया, अब सिरीन से ग्लाइसिन कैसे बनेगा, इसमें जो है कोएंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। कौन से H4 फोलेट, H4 फोलेट मतलब कि ये क्या है, विटामिन B9, और एक और है हमारे पास N5N10 मिथाइलिन, ये भी क्या है, पूरा पूरा कोफैक्टर है। ओके, और PLP क्या है यहाँ पे, ये कोएंजाइम है। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है पाइरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। अब कोफैक्टर कोएंजाइम का मेन यही काम होता है कि अगर हाइड्रोजन की ज़रूरत है या फिर किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल रखना है तो इन्हीं कोफैक्टर और कोएंजाइम की हेल्प से ही होता है। H4 फोलेट का दूसरा नाम है टेट्रा हाइड्रोक्सिल फोलेट। ओके, और यहाँ पे कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है, सिरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। अब सिरीन और ग्लाइसिन में क्या फर्क है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें भी है और उसमें भी है, और यहाँ से एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे जो OH ग्रुप था, हाइड्रोक्सी ग्रुप था सिरीन में, वो रिमूव हो जाएगा, तो वहां पे जाके कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइसिन हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है सिस्टीन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है सिरीन से। अब ये स्टेप देखिए, जब सिरीन प्लस होमोसिस्टीन आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टाथायोनाइन बीटा सिंथेज, इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टाथायोनाइन बीटा सिंथेज, और यहाँ पे भी क्या इन्वॉल्व है, PLP पाइरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पे भी ये इन्वॉल्व है, कोफैक्टर या कोएंजाइम बोल सकते हो आप। कोफैक्टर और कोएंजाइम में यही फर्क होता है, जो कि कोएंजाइम होते हैं वो सारे के सारे कोफैक्टर होते हैं, पर सारे कोफैक्टर जो हैं कोएंजाइम नहीं होते हैं। ओके, कोएंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं और कोफैक्टर जो है बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अब PLP कोएंजाइम यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। अब होमोसिस्टीन की बात रही तो होमोसिस्टीन जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, जो कि मिथ्योनीन से आता है, मिथ्योनीन से होमोसिस्टीन आता है। ओके, ये इंटरमीडिएट की तरह उसमें वर्क करता है मिथ्योनीन की सिंथेसिस में, और यही जो होमोसिस्टीन है जब सीरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टाथायोनाइन बीटा सिंथेज, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आता है, सिस्टाथायोनाइन। अब ये दोनों प्रोडक्ट सिरीन प्लस होमोसिस्टीन जुड़ते हैं तो यहाँ पे सल्फर ग्रुप जो है दोनों का दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देता है, बॉन्ड बना देता है इनके बीच में, और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सिस्टाथायोनाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है जो रिएक्शन में जाएगी, सिस्टाथायोनाइन गामा लाइएज। अब गामा लाइएज यहाँ पे
इसका काम क्या है, वाटर जो है यहाँ पे ऐड करेगा और अमोनियम, और यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम इन्वॉल्व है, PLP। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में, अल्फा कीटोब्यूटायरेट और एक सिस्टीन बनेगा हमारे पास। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रिकर्सर फैमिली। पहले सीरीन बना, फिर सीरीन से ग्लाइसिन और फिर सीरीन से सिस्टीन। तो ये तीनों अमीनो एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रिकर्सर फैमिली से आते हैं। ओके।